दोस्तों नमस्ते। ख्वाहिशें छोड़नी पड़ती हैं कुछ अलग करने के लिए। राम को सब कुछ छोड़ना पड़ा था श्री राम बनने के लिए। ये जिंदगी हमारी एक संघर्ष यात्रा है और इस यात्रा में अपने आप को साबित करने के लिए कहीं न कहीं चाहे भगवान श्री राम हो, चाहे मीरा हो, चाहे श्री कृष्ण हो, हम सब जितने भी महापुरुष हैं उनकी जीवन गाथाओं को जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये सब कुछ त्याग और समर्पण की कहानियां हैं। और वही कंपटीशन एग्जाम है। जब राह पे चल पड़े ना तो फिर ये नहीं सोचना है कि सर क्या क्या पीछे छूट रहा है। हमें बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ती हैं, बहुत सारी चीजों में समन्वय स्थापित करते हुए अपने आप को साबित करना पड़ता है। मैं बहुत बार प्रतियोगी परीक्षा के दौरान बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो परिस्थितियों का रोना रोने लग जाते हैं, जो जिम्मेदारियों के बोझ तले अपने आप को कमजोर बना के और एकदम से हताश होकर, निराश होकर और मार्ग बदल लेते हैं। आज उन्हीं बच्चों के लिए एक ऐसा उपयोगी इंटरव्यू जिसमें उन्होंने अपनी परिस्थितियों को यह बताया है कि यदि आपके हौसले बहुत बड़े हैं तो परिस्थितियां कमजोर बन जाती हैं। परिस्थितियों को इतना हावी मत करो कि वो आपके हौसलों को तोड़ना शुरू कर दें। तो आज की इस इंटरव्यू श्रृंखला में हमारे साथ हैं सुभिता जी ढीलन, जिन्होंने आरपीएससी स्कूल व्याख्याता 2018 में संपूर्ण राजस्थान में पहली रैंक अर्जित करके अपने आप को यह साबित किया है कि शादी के बाद और महिला और दो दो जुड़वा बच्चों को एक साथ संभालते हुए परिस्थितियों को आप रोंद सकते हो और रोंदते हुए उनके सीने को चीरते हुए आप ये कह सकते हो कि जब हमारे अंदर जुनून होना तो उनकी ताकत नहीं है कि वो परिस्थितियां आपको कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास करें। और उसके बाद भी रुकी नहीं। इन्होंने अपना सफर 2012 में ग्रेड 3 से स्टार्ट किया, लेकिन परिस्थितियों ने कहीं ना कहीं प्रेरित किया। लोगों ने अपने नकारात्मक आलोचनाओं से इनको प्रेरित किया और इन परिस्थितियों में पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच में और इन्होंने स्कूल व्याख्याता और उसके बाद अभी हाल में ही कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में संपूर्ण महिला वर्ग में पहली रैंक और राजस्थान में छठी रैंक अर्जित करके इन्होंने बताया है कि इंसान को ठानना चाहिए और ऐसा ठानना चाहिए कि सामने वालों की जो आलोचनाएं हैं उनको ऐसा जवाब मिले कि वो लोग जो आपके पीछे आपकी बातें करते थे वो आपके पीछे खड़े होकर और आपका अनुगमन करें कि हमें इनसे उम्मीद थी कि इनमें ये प्रतिभा थी और हमें पहले से विश्वास था कि इतना बड़ा करेंगे। तो सुभिता जी का आज के इस इंटरव्यू श्रृंखला में अभिनंदन है और स्वागत है। सुभिता जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। मैं चाहूंगा कि आप इन बच्चों को बताएं आपकी संघर्ष की यात्रा, कैसे आप प्रेरित हुए। इन पारिवारिक परिस्थितियों में नॉर्मली महिलाएं हार जाती हैं और उसी एक परिपाटी में, उसी परंपरा में अपने आप को चलायमान रखती हैं, बड़ा हौसला नहीं रख पाती हैं कि सर कैसे होगा। शादी के बाद आपने ये किया, ये सब कैसे आपने मैनेज किया, ये बताएं प्लीज। थैंक यू सर, आपने मुझे अपनी बात रखने के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। और सर इंटरव्यू के दौरान भी आपने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी इतने व्यस्त शेड्यूल में। आई एम सो ग्रेटफुल सर। और सर शादी के बाद में क्या होता है कि सर बच्चे और घर के काम वाम की वजह से हम पढ़ना छोड़ देते हैं। हमें थोड़ा ज़्यादा हमें स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी जो भी शादी के बाद सर हमें कुछ काम वाम की वजह से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। हमें थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है और कुछ भी हमें जो लक्ष्य मतलब देखा है उसको प्राप्त करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो त्याग करना ही पड़ेगा ना। कुछ चीज़ों में तो हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हमें कैसे भी करके अपनी पढ़ाई के लिए हमें टाइम निकालना होगा। कम से कम 5-6 घंटे हमें निकालने होंगे, तो हम कैसे भी निकाल सकते हैं। जैसे सुबह हमने 2-3 घंटे पढ़ लिए, दोपहर को पढ़ सकते हैं 2-3 घंटे और शाम को पढ़ सकते हैं। उन घंटों में आप जो भी पढ़ो ना, उसमें आप ये अपने आप से सेल्फ कमिटमेंट करके पढ़ो कि भाई मुझे इतना ये पढ़ना है इन घंटों में। और फिर आपने जो पढ़ लिया है उसके बाद में आप जो काम कर रहे हो तो उसमें भी अपना उसका रिवीजन करो कि भाई मैंने ये चीज़ पढ़ी थी, इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये आप एक तो ये करो। और रही बात नेगेटिव लोगों की, समाज में कुछ लोग हमें बोलते हैं, डिमोटिवेट करते हैं। मुझे भी किया था कि आपके फर्स्ट ग्रेड में अच्छी रैंक आ गई, अब क्या पता इस असिस्टेंट प्रोफेसर में आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, वैसे क्यों कर रहे हो तैयारी। हम तो करते हैं, उनका काम है कि हमें गलतियाँ निकालना, उनका काम करने दो। हमें बस अपने लक्ष्य पे फोकस रखना है, हमें बस अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। जब हम उपलब्धियों के साथ में होंगे ना तो वही लोग हमें भी हमारी प्रशंसा भी करेंगे। हाँ, जैसे कि सर कोई मकान बनता है ना
तो उसकी नींव की उस ढांचे की कोई तारीफ नहीं करता, परंतु जब वो बन के तैयार हो जाता है ना, तब उसकी सब लोग प्रशंसा करते हैं। इसी प्रकार हम उपलब्धियों के साथ में होंगे ना सर, तो वो लोग हमारी प्रशंसा भी करेंगे। बस मेरा तो यही कहना है कि जितना भी हमें टाइम मिले ना, उसको हमें मैक्सिमम उसका उपयोग करें और अपने आप पे विश्वास रखें, और आप कभी भी जो अपने लक्ष्य बनाया है उसको छोड़ना नहीं है। बहुत सुंदर शब्दों में शुभिता जी ने अपनी बात कही है। निश्चित रूप से लोग नकारात्मक लोग होते हैं। जब स्कूल लेक्चर में आपने थर्ड ग्रेड से फर्स्ट रैंक अर्जित की, उसके बाद लोगों के दिमाग में कि क्या पता असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में आपका होगा कि नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं आपको डराने की कोशिश की, लेकिन आपने अपने लक्ष्य पे आप अडिग रहे और आपने इतनी बड़ी सफलता, दूसरी बड़ी सफलता आपने अर्जित की। ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप जैसी महिलाएं जो इस शादीशुदा जीवन में, स्पेशली जब मुझे पता चला कि 2 जुड़वा बच्चे, ठीक है, उनको संभालते हुए सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है कि घर की इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि बच्चों को संभालना और उस दौरान अपने आप को प्रेरित रखना, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और बहुत सी बालिकाएं मेरे पास जब फोन करती हैं तो मुझे लगता है कि वो इन परिस्थितियों से जूझ रही होती हैं, और उस समय कोई ना कोई मान लीजिए किसी भी रूप से सपोर्ट नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं हार मान लेती हैं। आपने इन परिस्थितियों के दौरान आपको किसने प्रेरित किया? मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे 2 बच्चे हैं, घर की जिम्मेदारी भी है, ठीक है, आपके जो पति हैं वो भी मतलब पूरे टाइम मतलब व्यस्त रहते हैं, इतने बड़े प्रिंस एजुकेशन के सीएमडी हैं, तो कहीं ना कहीं आपने आपको प्रेरित किसने किया, कैसे अपने आप को प्रेरित रखा, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। सर डिमोटिवेट तो हम भी कभी कभी हो जाते थे, ऐसे मतलब पढ़ने का, पर ये हो गया कि हमें ये करना है। जब लक्ष्य बना लिया कि हाँ पढ़ना ही है, तो फिर पूरी जी जान से लगे। सर जितना भी टाइम मिला उसका हमने मैक्सिमम यूटिलाइज किया। और सर मेरे हस्बैंड ने मतलब इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, उनको मेरे से ज़्यादा उनको विश्वास था कि ना अगर ये एक बार लग जाएगी ना, तो ये मतलब सिलेक्शन लिख के रहेगी। बहुत ज़्यादा उनको विश्वास था। और मैं ऐसे कर रही थी, मैं नहीं तैयारी करूँगी असिस्टेंट प्रोफेसर की, पर उन्होंने मतलब पवन जी भवरिया सर को भी बुलाया। वो आए और उन्होंने भी इतना मोटिवेट किया कि मैडम एक बार आप 10 दिन पढ़ के तो देखो, अगर आपका सिलेक्शन आप पढ़ो, आपकी अगर याद होता है तो कर लेना, नहीं रहने देना। तो उनको भी सर मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। और सर आप कहते हो ना कोई हमारे पास ऐसा होना चाहिए जो हमें बार बार याद दिलाता रहे कि हाँ आप कर लोगे, तो सर उन्होंने इसे मतलब प्रेरित किया। तो देखिए, हमारी लाइफ में मैं हमेशा बोलता हूं कि जीतने के लिए कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो आपको पुश करे, आपको जो धक्का दे कि हाँ कर जाओगे, एक धकेलने वाला होना जरूर होना चाहिए। और राजेश जी ढीलन, आपके जो पति हैं, हस्बैंड हैं, उन्होंने बहुत आपको प्रेरित किया। और ये चीज तो मैंने भी देखी कि जब आप इंटरव्यू के लिए मेरे से मार्गदर्शन लेने 2 से 3 दिन आए थे, उस समय वो खुद मेरे सामने बैठकर आपको इतना प्रेरित कर रहे थे। ये बहुत बड़ी बात होती है लाइफ में। शायद सबको ऐसे नहीं मिलता है कि ऐसा कोई पुश करने वाला हो जो आपको हमेशा प्रेरित करे कि हाँ आप कर सकते हो। ये बहुत बड़ी बात है। सुमिता जी, एक बड़ा सवाल होगा कि आप इतिहास विषय से आपने ये सब किया है, आपने पहले बीएससी की और बीएससी करने के बाद आप ग्रेड 3 में लग गए, तो एमएससी हो नहीं सकती थी, फिर आपने इतिहास विषय को चुना। और इतिहास विषय को चुनने के बाद एक बीएससी बैकग्राउंड का बच्चा और हिस्ट्री विषय में इतने टॉप रैंक अर्जित कर रहा है, जिसको एक प्रकार से कहा जाता है कि बहुत लेंदी विषय है, बहुत डिटेल्ड विषय है, इतनी सारी किताबें आप पढ़नी पड़ती हैं, फिर भी आपने नौकरी के साथ, बच्चों के साथ और अपने आप को साबित किया एक ऐसे विषय में जिसको आपने ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा, जिसको आपने 12th क्लास में नहीं पढ़ा। ये सब बहुत बड़ी बात है। तो इतिहास विषय को कैसे आपने तैयार किया, कैसे पढ़ा, ठीक है, इन बच्चों के लिए आप क्या बताना चाहेंगे? आज का जो बच्चा एक प्रकार से तैयारी कर रहा है और बहुत जल्दी डर जाता है, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? किसी भी एग्जाम के अंदर समय इम्पोर्टेंट नहीं होता कि हम कितनी देर पढ़ रहे हैं। हम 5-6 घंटे पढ़ के भी हम अच्छे से पढ़ेंगे, अगर पूरे फोकस के साथ पढ़ेंगे तो हम सिलेक्शन ले सकते हैं। और सर जो 10-12 घंटे पढ़ रहे हैं उनका सिलेक्शन हो ये ज़रूरी नहीं होता। अगर वो कुछ गलतियों के साथ अगर 10 बार भी एग्जाम दे रहे हैं उन गलतियों के साथ, तो ज़रूरी नहीं 11वीं बार वो सक्सेस होंगे। जैसे हम किसी एग्जाम्पल के माध्यम से देखें, तो जैसे किसी दीवार के अंदर हमें कोई कील लगानी हो, हम उसको लगाए जा रहे हैं, 1 मिनट हो गया, 1 दिन हो गया, 5 महीने हो गए, हम बस एक कील लगाने में इतना अपना समय वेस्ट कर रहे हैं। हमें अब ये नहीं कि हम उसमें व्यर्थ एफर्ट करते जाएं, हमें अब सोचना चाहिए कि ये क्यों नहीं जा रही है, अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए। इसी प्रकार हम 10-12 घंटे पढ़ रहे हैं और हमारा जितना आउटपुट आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, तो इसका क्या कारण हो सकता है, ये हमें देखना चाहिए। और जो भी हमारी गलतियाँ हैं उसको हमें सुधार करना चाहिए। और मैंने किस प्रकार पढ़ा वो मैं बताती हूँ कि ना सर, सबसे पहले कोई भी एग्जाम हो उसके अंदर सबसे पहले तो हमें सिलेबस और जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनका एनालिसिस अच्छे से करना होगा।
और उसके बाद हम जब बुक खरीदें तो वो भी बड़ी सावधानी से हमें खरीदनी चाहिए। वो हमें उसमें ध्यान रखना चाहिए कि वो एक तो विश्वसनीय लेखकों की हो, दूसरी हो कि वो अपने सिलेबस को कवर करती हो, तीसरी बात ये होती है कि सर है ना वो इसका हम कम से कम ना एग्जाम तो 2-3 बार उनका रिवीजन भी कर सकें। अगर बिना रिवीजन के हम उसको पढ़ेंगे, कितना ही पढ़ लो चाहे वो कोई बेनिफिट नहीं होगा। और साथ में हमें ना बुक्स के साथ में एक ओल्ड पेपर प्रैक्टिस भी रखना चाहिए। कोई भी बुक हो चाहे अरिहंत वगैरह कोई भी आप ले सकते हो ना, उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, कम से कम 2-3 बार उसका प्रैक्टिस भी आपको करना है। क्योंकि सर बहुत से क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होते हैं, थोड़े बहुत स्टेटमेंट वगैरह चेंज वेंज होके होते हैं, तो आप वो करें। और आप जितनी भी देर पढ़ो ना वो पूरे फोकस के साथ पढ़ो, उसमें अपना मैक्सिमम दो, पूरा 100% दो। और कहते हैं ना सर जो पूरे मन लगा कर मेहनत करता है ना उसकी मतलब हम किसी भी चीज़ को पाने के लिए पूरी मन से मेहनत करते हैं तो सारी ब्रह्मांड की जो शक्तियाँ हैं वो हमारी हेल्प करती है ना, तो मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती सर। बहुत सुंदर शब्दों में शुभिता जी ने एक बात बताई है कि रियल में हम किसी चीज को चाहें ना तो वही है। मैंने कल परसों मीरा का जो वीडियो बनाया, समर्पण आपका कहीं ना कहीं होना चाहिए, एक निष्ठ ध्यान आपका होना चाहिए, फिर दुनिया की सारी ताकतें, ब्रह्मांड की सारी ताकतें शिद्दत के साथ तुम्हारे उस सपने को पूरा करने के लिए जुट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो शिद्दत जो है वो हमें कहीं ना कहीं उस सपने और लक्ष्य के प्रति लानी पड़ेगी निश्चित रूप से। आप भी सुविता की जगह आज, सुविता जी की जगह आज मेरे साथ इंटरव्यू के लिए होंगे अगली बार, ये मैं उम्मीद करता हूं। तो निश्चित रूप से इनकी पारिवारिक परिस्थितियां ठीक है और संघर्ष में जीवन, ग्रेड 3 से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा तक का ये सफर बहुत ज्यादा प्रेरणादायी है। और स्पेशली उन महिलाओं के लिए, उन लड़कियों के लिए जो कहीं ना कहीं मानती हैं कि सर शादी के बाद बहुत मुश्किल होता है, शादी के बाद बहुत परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि समय निकालना, बच्चों के साथ मैनेज करना, पारिवारिक जीवन को मैनेज करना ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मुझे लगता है मुश्किल तब तक है जब तक तुम कोई चीज को ठानते नहीं हो, क्योंकि जब तुम ठान लोगे ना तो वो निश्चित रूप से वो सपना चाहे कितना ही दूर का क्यों नहीं हो, वो सपना कितना ही बड़ा क्यों नहीं हो, वो सपना वास्तविकता के धरातल पर जरूर साकार होता है। और यही सुभिता जी ने अपने आप को साबित किया है। तो कभी जिंदगी में नो मत कीजिए, नो को उल्टा करके हमेशा उसको ऑन रखिए। क्या करना है? ऑन रखना है, निश्चित रूप से तुम्हारी जीत सुनिश्चित होगी। सुभिता जी, एक बड़ा अंतिम सवाल रहेगा मेरा कि आज के कंपटीशन के दौर में बहुत बड़ा प्रतिस्पर्धा का समय है, बहुत जल्दी हमारे अंदर हताशा और निराशा आ जाती है। कुछ तो परिस्थितियां ला देती हैं, कुछ लोग ला देते हैं, अपने ही लोग बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बच्चों को नकारात्मक रूप से डिमोलाइज करने का प्रयास करते हैं। ऐसी परिस्थिति में और जब समय एग्जाम का कम बचता, जैसे स्कूल व्याख्याता की परीक्षा का मुश्किल से 1.5 महीना बचा है, ठीक है, 1.5 से भी कम बचा है, आपके अनुसार आज के इस दौर के बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? कैसे वो इस 1.5 महीने में या इस नकारात्मक माहौल में अपने आप को कैसे मानसिक रूप से मजबूत रखें, इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज के प्रतियोगियों को? सर ये जो फर्स्ट ग्रेड की अब एग्ज़ाम है, जो मुश्किल से अब 40-45 दिन बच्चे हैं, तो इस समय में हमें कुछ भी नया नहीं पढ़ना चाहिए एक तो। और दूसरा है जो सीरियसली जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उन्होंने तो एक बार अपना सिलेबस कर ही लिया है और एक बार अच्छे से उन्होंने समझ के किया है। अब जो 40-45 दिन बच्चे हैं उसमें आप ऐसे करें कि ना 10-10 दिन में उनका रिवीजन करें फर्स्ट। अब 10-10 दिन में करोगे ना तो 2-3 बार आपका वो सिलेबस हो जाएगा। और उसके बाद जब ओल्ड क्वेश्चन पेपर की आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसमें जो इजी पोर्शन है वो तो हमारा इजी है ही, उसके तो क्वेश्चन हो ही रहे हैं। और कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो मतलब उसमें अपने क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं, तो उनका जब रिवीजन करो तो थोड़ा अच्छे से कर लो। और तीसरी बात है कि सर है ना आपने इस समय में जितना ज़्यादा हमसे पढ़ा जाए बिना अपने रिजल्ट की परवाह किए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। और ये है कि आज हम अच्छा करेंगे ना तो हमारा का रिजल्ट अच्छा होगा। बहुत सुंदर शब्दों में बहुत कम बोलती हैं और बहुत अच्छे से आपको ये बातें बताई हैं। मेरे अनुसार आपको इन बातों को फॉलो करते हुए और जिंदगी में आगे बढ़ना है, याद रखना। कभी परिणाम की चिंता ही नहीं करनी। मैं मानता ही नहीं कि आप परिणाम की चिंता में अपना समय खराब करें। हमें अपना सर्वश्रेष्ठ देना है और देंगे हम। फिर परिस्थितियां रोएंगी आपके सामने और तुम रोंदते हुए आगे बढ़ोगे। ये हमेशा इस चीज को याद रखना। जिंदगी में शॉर्टकट कुछ नहीं है। शॉर्टकट यही है कि अपने ऊपर विश्वास करते हुए और एक विषय वस्तु को लेकर यदि तुम चलते हो, एक क्लियरली एक एम ऑब्जेक्टिव को लेकर तुम चलते हो, तो निश्चित रूप से तुम्हारा स्थान वही होगा जो तुमने अपने सपनों में सोचा है। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे व्यक्तित्व से हम प्रेरणा लेते हुए और जिंदगी में आगे बढ़ें।
एक विषय वस्तु को लेकर हम आगे बढ़ें। समय कभी कम नहीं होता है, जितना मैक्सिमम हम अपना दे सकते हैं हमें देना चाहिए। परिस्थितियों के बारे में ना सोचकर केवल और केवल हमें हमारा ध्यान उस सपने को सच करने पे होना चाहिए। निश्चित रूप से आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। सुभिता जी, आप आए और स्पेशली मिठाई लेके आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में आपने चयन लिया है और आगामी जीवन की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि इससे भी बड़ी आप आदर्श बने आने वाले बच्चों के लिए, और भी कुछ करें इस विषय में, इस फील्ड में, शैक्षणिक क्षेत्र में, कॉलेज लेवल पे आप बहुत अच्छा नाम कमाएं। यही मेरी दुआएं हैं आपके आगामी जीवन के लिए। थैंक यू वेरी मच।